बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा लेक्चर 6 है और ये हमारी फ्री लेक्चर सीरीज़ है पैरा पेपर 3 के हवाले से। और इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए पार्ट 4 को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर प्रोविंसेस के हवाले से वजाहत की गई है, जिसके अंदर हमारे पास आर्टिकल जो 101 से लेकर 140 तक जो है वो हमारे पास ये मौजूद हैं। सबसे पहला जो इसका चैप्टर है वो गवर्नर्स के हवाले से वजाहत देता है, जिसके अंदर आर्टिकल जो है 101 से लेकर 105 तक हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 आर्टिकल्स को देखते हैं और उनकी सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको वजाहत प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आर्टिकल जो 101 है ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के हवाले से ये वजाहत देता है और इसमें ये वाज़ेह किया गया है कि हर सूबे के लिए एक गवर्नर जो है उसकी तैनाती की जाएगी और उसकी जो तैनाती है वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद होगी, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अमल करेंगे। और इसके साथ जो है गवर्नर जो है वो नेशनल असम्बली का मेंबर होना उसके लिए लाजमी है और उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है गवर्नर के बारे में यह भी वाज़ेह किया गया है कि वो रजिस्टर्ड वोटर हो और उसी सूबे का वो रहायशी भी होना चाहिए। गवर्नर के इस्तीफे के हवाले से वाज़ेह किया गया कि अगर गवर्नर जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो अपनी राइटिंग में प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा जो है वो एड्रेस करके वो सेंड कर सकता है। इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 102 है उसके अंदर गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर का जो हलफ है उसके बारे में वजाहत की गई है। गवर्नर जो है वो अपना हलफ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो उस सूबे का मुतलका हाई कोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस के सामने वो हलफ लेगा और ये चीज़ जो है वो 3rd स्केड्यूल के अंदर वाजे की गई है। इसके बाद आर्टिकल जो 103 हमारे पास आता है, इसके अंदर वजाहत की गई है कंडीशंस ऑफ गवर्नर हाउस के हवाले से। इसके अंदर ये वाजे किया गया है कि गवर्नर जो है वो गवर्नर ऑफिस के अलावा कोई भी दूसरा ऑफिस जो है प्रॉफिट के हवाले से उसको नहीं चला सकता। जब वो एज अ गवर्नर काम कर रहा होगा तो वो मजलिस शूरा या प्रोविंशियल असम्बली की किसी भी सीट के लिए इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पर वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। और अगर कोई कैंडिडेट जो मजलिस शूरा या प्रोविंशियल असम्बली का कैंडिडेट मुंतखब होने के बाद गवर्नर अगर मुंतखब होता है तो उसकी जो सीट होगी वो खाली सीट शुमार की जाएगी और उसकी सीट के ऊपर दोबारा उसकी तैनाती के बाद ज़िमनी इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल जो 104 है उसके अंदर स्पीकर के हवाले से ये बात वाज़ेह की गई है कि अगर गवर्नर जो है वो किसी वजह से सूबे के अंदर या मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है या उसने अपने ओहदे से रेजिग्नेशन दे दिया है तो उसके जाने के बाद जो स्पीकर ऑफ डेट प्रोविंशियल असम्बली होंगे वो एज अ गवर्नर जो है वो काम करेंगे और उनको ये एडिशनल चार्ज दिया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल जो 105 है गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की तरफ से जो भी प्रपोजल्स उसको रिसीव होंगे, जो भी एडवाइस आएगी उस एडवाइस के ऊपर वो अमल करेगा। स्वाई डिस्क्रिशनरी कुछ मैटर्स के अलावा तमाम जो एडवाइजेज हैं उनके ऊपर गवर्नर जो है वो अमल करेगा। अगर कोई भी एडवाइस जो है वो चीफ मिनिस्टर अगर कोई भी एडवाइस चीफ मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट की तरफ से गवर्नर को सेंड की जाती है तो गवर्नर जो है वो 15 डेज के अंदर अंदर अगर वो चाहता है कि उस एडवाइस के अंदर कोई अमेंडमेंट की जाए और जब वो उस एडवाइस को रिकंसिडर कर लिया जाएगा तो इसके बाद गवर्नर को जब दोबारा वो एडवाइस सेंड की जाएगी तो गवर्नर विद इन 10 डेज जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर एक्शन करने का, उसके ऊपर अमल करने का पाबंद होगा। डिस्क्रिशनरी पावर्स जो गवर्नर के पास हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो गवर्नर जो है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो प्रोविंशियल असम्बली की रेजोल्यूशन के बाद जो है वो एक डेट अनाउंस करेगा। जिस दिन से असम्बली डिसॉल्व होगी उस दिन के बाद से लेकर नॉट लेटर देन 90 डेज के लिए एक डेट अपॉइंट करेगा और इसके साथ साथ गवर्नर जो है वो केयर टेकर कैबिनेट को भी अपॉइंट करेगा। इसके बाद हमारे पास जो ये गवर्नर के हवाले से आर्टिकल्स थे 101 से लेकर 105 तक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है डेट इज चैप्टर 2 और इसके अंदर प्रोविंशियल असम्बलीज के बारे में आर्टिकल्स की वजाहत की गई है और आर्टिकल्स 106 से लेकर 128 तक आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज के बारे में वजाहत करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनके बारे में हम देखते हैं। तो आर्टिकल 106 जो है ये हमारे सामने कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली लेकर आता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नेशनल असम्बली की कंपोजिशन देखी थी जिसके अंदर हमारे पास जनरल सीट्स थी, इसके बाद हमारे पास वोमेन नॉन मुस्लिम्स की सीट्स थी। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बलीज की जो कंपोजिशन है वो भी जनरल सीट्स के ऊपर, वोमेन सीट्स के ऊपर और नॉन मुस्लिम सीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। जो पंजाब असम्बली की जनरल सीट्स की अगर हम बात करें तो 297 है, सिंध की 130 है, KPK की 115 है, बलूचिस्तान की 51 है। इसी तरह जब हम वोमेन की सीट्स देखते हैं
प्रोविंस वाइज तो पंजाब की 66 हैं, सिंध की 29 हैं, केपीके की 26 हैं और हमारे पास बलूचिस्तान की 11 सीट्स आती हैं। और नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो पंजाब की 8 हैं, सिंध की 9 हैं, इसके बाद केपीके की 4 हैं और बलूचिस्तान की 3 सीट्स आती हैं। और अगर हम टोटल इसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी बात करें तो पंजाब की जो स्ट्रेंथ बनती है प्रोविंशियल असम्बली की डेट इज़ 371, सिंध की 168, इसके बाद केपीके की 145 और बलूचिस्तान की जो है वो 65 बनती है। इसके बाद ये बात वाजे की गई कि कौन सा जो पर्सन है वो वोट कास्ट कर सकता है, उसके लिए कुछ शराइत जो है वो वाजे की गई हैं। सबसे पहली जो शर्त रखी गई उसको सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। इसके बाद उसकी जो एज मेंशन की गई नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो वो उस हल्के के इलेक्टोरल रोल के अंदर उस सिटीज़न का, उस पर्सन का नाम दर्ज होना चाहिए और वो अनसाउंड माइंड का कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से ये डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड रखता है। तो इस तरह वो जो वोटर है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल 107 से लेकर 111 तक है, इसके अंदर टेन्योर के बारे में बात की गई है। टेन्योर जो है वो प्रोविंशियल असम्बली का वो 5 ईयर के लिए उसको मुंतखब किया जाएगा और उसकी जो डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग जिस दिन वो कंडक्ट करेगा, प्रोविंशियल असम्बली कंडक्ट करेगी, उस दिन से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उसकी जो ड्यूरेशन है वो रखी जाएगी। इसके बाद स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के हवाले से वजाहत की गई है कि जब पहला सेशन कंडक्ट किया जाएगा आफ्टर जनरल इलेक्शंस, तो सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की तैनाती के हवाले से फैसला किया जाएगा। और जब स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की तैनाती हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो बाकी जो मामलात होंगे इस प्रोविंशियल असम्बली के उसके बारे में नेक्स्ट प्रोसीड किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल जो है 109 के अंदर गवर्नर के बारे में ये वजाहत की गई कि गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है कि वो प्रोविंशियल असम्बली का जो अजलास है उसको समन कर सकता है और उसके लिए टाइम और प्लेस जो है वो फिक्स कर सकता है। इसके साथ साथ जो है प्रोविंशियल असम्बली का जो अजलास है उसको प्रोरोग्यू भी कर सकता है। इसके बाद 110 जो आर्टिकल है उसके अंदर गवर्नर के बारे में ये वजाहत की गई कि उसको ये राइट दिया गया है कि वो एड्रेस कर सकता है प्रोविंशियल असम्बली को, जब एड्रेस करना चाहेगा वो प्रोविंशियल असम्बली को एड्रेस कर सकता है। इसके बाद 111 जो आर्टिकल है हमारे पास, इसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई कि जो एडवोकेट जनरल हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे काम करेंगे उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो प्रोविंशियल असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उनके अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं। राइट टू स्पीक है उनके पास। आज जो मिनिस्टर होगा, प्रोविंशियल जो मेंबर होगा, वो उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी राय का इजहार किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोविंशियल असम्बली के अंदर कर सकता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आर्टिकल 112 आता है हमारे पास। ये बहुत फेमस आर्टिकल है। इसके अंदर जो प्रोविंशियल असम्बली है उसकी रेजोल्यूशन के बारे में वजाहत की गई है। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए जो प्रोविंशियल असम्बली है उसको डिसॉल्व कर सकता है। गवर्नर जब प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर देगा तो उसके डिसॉल्व करने के 48 आवर्स के बाद वो प्रोविंशियल असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 113 और 114 जो है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स के हवाले से बात की गई है। तो सेम एज नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया था वही प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। जो मेंबर्स आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आर्टिकल 114 है उसके बारे में ये बात वाजे की गई है कि रेस्ट्रिक्शन ये रखी गई है प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स के ऊपर कि वो प्रोविंशियल असम्बली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बाद जब हम मजीद देखते हैं तो आर्टिकल 116 जो आता है हमारे पास, गवर्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि प्रोविंशियल असम्बली की तरफ से जो बिल्स आएंगे एक्सक्लूडिंग जो मनी बिल्स होंगे उनको वो अमेंड कर सकता है, उनके बारे में वो दोबारा उनको रीसेंड कर सकता है प्रोविंशियल असम्बली की तरफ। और प्रोविंशियल असम्बली की तरफ जब दोबारा उसको रीसेंड किया जाएगा तो उसके अंदर जो तरामीम वगैरह हैं अगर वो गवर्नर करवाना चाहता है तो वो अपनी सिफारिशात प्रोविंशियल असम्बली की तरफ सेंड करेगा और उन सिफारिशात के ऊपर प्रोविंशियल असम्बली अमल करती है या नहीं करती। और दोबारा अगर वो गवर्नर की तरफ सेंड कर दिया जाता है तो गवर्नर जो है वो विद इन 10 डेज जो है उस बिल के असेंट करने का पाबंद होगा। और अगर गवर्नर जो है वो असेंट नहीं देगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि वो बिल जो है वो असेंट हो गया है, उसको गवर्नर का असेंट हासिल हो गया है
और जब गवर्नर का असेंट उस बिल को हासिल हो जाएगा तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा और उसको फिर एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का नाम दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है डेट इज़ 117 है। इसके बारे में ये वजाहत की गई है कि अगर बिल जो है वो पेंडिंग है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, वो लैप्स नहीं होंगे अगर प्रोविंशियल असेंबली का जो अजलास है उसको प्रोरोगेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो जो बिल्स प्रोविंशियल असेंबली के अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास 118 से लेकर 127 तक हैं। इसके अंदर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड और उसके बारे में जो प्रोसीजर्स हैं फाइनेंशियल बिल्स के बारे से वजाहत की गई है। सूबे का जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड की सूरत में उसको इकट्ठा किया जाएगा और इसके अलावा बाकी जितनी भी रकम जो रिसीव होगी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और या फिर रिसीव होगी ऑन द बिहाफ ऑफ हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट जो है उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ द प्रोविंस के अंदर उसको जमा किया जाएगा। इसके बाद जो आर्टिकल नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 119 जो है वो कस्टडी के हवाले से वजाहत देता है कि जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड होगा या पब्लिक अकाउंट फंड होगा उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली जो पास किया होगा प्रोविंशियल असेंबली की ये जिम्मेदारी होगी चीफ मिनिस्टर की और उसकी कैबिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी उन्होंने एक्ट बनाया होगा उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड और इसके साथ जो पब्लिक अकाउंट फंड होगा उसकी जिम्मेदारी उनके जिम्मे होगी। इसके बाद एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में आर्टिकल 120 जो है वो वजाहत देता है आने वाला जो माली साल होगा उसके अंदर जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, रेसिपिएंट्स होंगी, उनके बारे में प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो ब्रेकडाउन जो है वो पेश किया जाएगा और इस एक्सपेंडिचर को एनुअल बजट स्टेटमेंट का नाम दिया जाएगा। जो आर्टिकल 126 जो है उसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि अगर असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स के जो हमारे पास पीरियड होगा उसके बारे में जो फंड्स हैं उनको रिलीज किया जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड से या पब्लिक अकाउंट जो फंड होगा उससे 120 दिन से ज़्यादा के अरसे के लिए उनको रिलीज नहीं किया जा सकता इन केस अगर जो प्रोविंशियल असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल जो है वो 128 है। इसके अंदर पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस बाय गवर्नर, गवर्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंसेस को जो है वो बना सकता है जस्ट लाइक प्रोविंशियल असेंबली और गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस होगा उसकी भी सेम पावर होगी एज डेट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से जो ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डेट इज चैप्टर 3 है। इसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले से बात की गई है। डेट इज आर्टिकल 129 से लेकर 140 तक इसके अंदर आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। आर्टिकल 129 के बारे में हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस जो है वो चीफ मिनिस्टर और उसके साथ जो उसकी जो कैबिनेट होगी उसके पास रखी गई है और ये दोनों जो हैं वो गवर्नर के थ्रू जो हैं ये अपने जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोविंस की है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। इसके बाद आर्टिकल 130 जो है वो कैबिनेट के बारे में वजाहत देता है। जनरल इलेक्शंस होने के बाद 21st डे जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा या गवर्नर अगर इससे पहले बुलाना चाहेगा तो इससे पहले भी बुलाया जा सकता है। तो अजलास बुलाने के बाद जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सबसे पहले चुनाव किया जाएगा उसके बाद चीफ मिनिस्टर की तैनाती को इंश्योर किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर की जो तैनाती होगी वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा और जो पर्सन भी चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद किया जाएगा उसका जो नेम है वो गवर्नर को सेंड किया जाएगा और गवर्नर के सामने जो है वो चीफ मिनिस्टर अपना हलफ उठाएगा और इस हलफ के हवाले से थर्ड जो स्केड्यूल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर सारी वजाहत की गई है। और मजीद अगर हम देखें कि कितनी दफ़ा कोई पर्सन जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो इस हवाले से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो ये बात भी वाज़ेह की गई है। इसके बाद कैबिनेट के हवाले से ये बात वाज़ेह की गई कि जो चीफ मिनिस्टर है वो 15 मेंबर से ज़्यादा कैबिनेट नहीं बना सकता या 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली से ज़्यादा अपनी जो कैबिनेट है वो नहीं बना सकता। इसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर अगर इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो अंडर हिज राइटिंग जो है वो गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा सेंड करेगा। इसके साथ एक और बात 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़ेह की गई है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसके मैक्सिमम 5 जो एडवाइज़र्स हैं उनको वो अपॉइंट कर सकता है, इससे ज़्यादा एडवाइज़र्स नहीं रखे जा सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है डेट इज़ आर्टिकल 131 से लेकर 133 तक है। इसके अंदर ये आर्टिकल जो 131 है इसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है गवर्नर जो है
उसको तमाम मामलात के हवाले से चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की तरफ से जो भी प्रपोजल सेंड किए जाएंगे उससे पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को प्रोविंशियल मैटर्स होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मैटर्स होंगे, उनके बारे में गवर्नर को आगाह रखेगा। इसके बाद आर्टिकल 132 जो है दैट इज़ अबाउट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के हवाले से ये है। इसके अंदर जो है गवर्नर के सामने जितने भी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की तैनाती की जाएगी, गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की तैनाती करेगा बाय एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, और तमाम जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे वो गवर्नर के सामने अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जो थर्ड स्केड्यूल के अंदर वाज़ेह किया गया है। और अगर कोई भी प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो इन राइटिंग जो है वो गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा सेंड करेगा। इसके बाद जो आर्टिकल 133 है इसके बारे में, इसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि गवर्नर जो है वो ये इख्तियार दे सकता है टू द आउट गोइंग सीएम के वो नेक्स्ट सीएम के आने तक जो है एज एक्टिंग सीएम के तौर पर काम करता रहे। और इसके बाद आर्टिकल जो 134 हैं और 135 हैं ये इनको ओमिट कर दिया गया था वाया 8th अमेंडमेंट 1985 में। इसके बाद आर्टिकल जो 136 है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की गई है अगेंस्ट सीएम। अगर प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनमें से अगर 20% जो हैं वो स्पीकर को ये नोटिस इरसाल करते हैं कि सीएम के अगेंस्ट जो है वो नो कॉन्फिडेंस का वोट कंडक्ट करवाया जाए, तो जो स्पीकर होगा ऑफ दैट प्रोविंशियल असम्बली वो नॉट बिफोर 3 days एंड नॉट लेटर देन 7 days जो है वो प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुलाएगा और उसके अंदर सिंपल जो है वो वोटिंग के जरिए ये फैसला किया जाएगा। और मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स हैं अगर वो एग्जिस्टिंग सीएम के अगेंस्ट जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं तो इसके बाद सीएम को उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 137 है हमारे पास, दैट इज अबाउट एक्सटेंट ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस। एक्सटेंट जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस की जो अथॉरिटी है वो सूबे के तमाम मामलात के हवाले से होगी, और इसमें अगर कुछ मामलात के हवाले से पार्लियामेंट और सूबे का अगर किसी इशू के ऊपर कोई क्लैश आता है तो जो पार्लियामेंट मजलिस शूरा की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी, जो लॉ बनाया जाएगा उसको अपर हैंड होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 138 जो है इसमें हमारे पास आर्टिकल 138 से लेकर आर्टिकल 140 तक इसके अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस अपॉइंटेड बाय गवर्नर के हवाले से ये वजाहत की गई है। तो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है द प्रोविंशियल असम्बली में बाय लॉ कन्फर फंक्शंस अपॉन ऑफिसर्स और अथॉरिटीज सब ऑर्डिनेट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट जो ऑफिस हैं उनको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो पावर्स हैं वो दे सकती है। इसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो जितना भी सूबे के अंदर जो भी एग्जेक्टिव एक्शंस होंगे वो इन द नेम ऑफ द गवर्नर उनको एक्सप्रेस किया जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है हमारे पास 140, इसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है गवर्नर जो है वो सूबे के लिए एक एडवोकेट जनरल जो है उसको तैनात करेगा, और ये बंदा जो एडवोकेट जनरल के तौर पर काम करेगा ही मस्ट बी जज ऑफ द हाई कोर्ट, और उसको एडवोकेट जनरल के ओहदे के तौर पर उसको नामजद किया जाएगा। इसके बाद एडवोकेट जनरल जो है वो प्रोविंस को तमाम लीगल मैटर्स के ऊपर सपोर्ट देगा, और अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहता है तो राइटिंग अंडर हिज हैंड वो गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा जो है वो सेंड कर सकता है। लास्ट में हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आर्टिकल में वजाहत की गई है कि हर सूबे के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी जो पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएगी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को डिस्कस किया, और हमारा पेपर 3 जो है उसकी ये फर्स्ट डोमेन है। तो आगे वाले लेक्चर के अंदर इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 5 और पार्ट 6 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वजाहत करेंगे, और उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें।